गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग जो है फेरस अमोनियम सल्फेट की जो है स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो आज हम लोग जो है स्ट्रेंथ निकालेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट की। फेरस अमोनियम सल्फेट को जो है हम मोहर सांड भी कहते हैं, मोहर सांड। तो इसका जो फार्मूला है इसको भी नोट कर लीजिए, चाहे आप लिख लीजिए। इसका फार्मूला है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। इसको मोहर सांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोहर सांड, मोहर सांड। ठीक, देखिए इसमें जो है देख रहे होंगे, इसमें दो तरह के साल्ट मिलेंगे, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। दो साल्ट मिलकर बना हुआ है, इसे मोहर साल्ट बोलते हैं। इसी का नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट। तो आज इसी की जो है हम लोग स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स है ब्यूरेट, पीपेट, कोनिकल फ्लास्क, फनल, बीकर, वाश बॉटल एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद जो केमिकल्स रिक्वायर्ड है वो हमारा केमिकल्स है N/20 पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन और इंडिकेटर है N-फेनिल एंथ्रानिलिक एसिड। ये इंडिकेटर है। और उसके बाद हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी चाहिए और फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए, जिसकी हमें स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है, तो और इसके बाद जो हमारी थ्योरी क्या है, एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट रिड्यूसेस इनटू क्रोमियम सल्फेट and ferrous sulfate oxidizes into ferric sulfate with dilute sulfuric acid. So the potassium dichromate act as oxidizing agent and ferrous sulfate act as reducing agent. देखिए इसमें क्या है, रिएक्शन क्या है, देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पोटेशियम सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट बनाता है और H2O और 3 जो है नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, इसी तरह जो फेरस सल्फेट है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनाता है, फेरिक सल्फेट और H2O। और ये दोनों जो है क्या हुआ, बैलेंस करने के लिए इसमें 3 है और नेसेंट ऑक्सीजन को 3 से इंटू कर दिया। तो बैलेंस करने के बाद अब ये बन गया हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट और 3 से इसको इंटू कर देंगे तो 6 फेरस सल्फेट और ये हो गया 3H2SO4 और ये 4 तो 7H2SO4 और ये बन गया पोटेशियम सल्फेट और ये हो गया क्रोमियम सल्फेट हो गया और ये 3CO तो ये फेरिक सल्फेट और ये हो गया 7H2O तो ये 3H2O और ये 4H2O तो 7H2O हो गया। तो इस तरह जो है ये हमारा बैलेंस भी हो गया। तो हमने देखा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट रिड्यूसेस इनटू chromium sulfate and ferrous sulfate oxidizes into ferric sulfate. So the potassium dichromate is oxidizing agent and ferrous sulfate is reducing agent. ठीक है, तो ये जो था हमारा रिएक्शन था और इसमें आपने देखा होगा कि दो तरह, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, फेरस सल्फेट का, और पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो इसे रिडॉक्स टाइट्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया है। तो इसमें हमको फेरस अमोनियम सल्फेट की जो है स्ट्रेंथ निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट लिया 10 ml 3 बार लेंगे, इसको V1 मान लिया है। उसके बाद ब्यूरेट में हमने लिया था पोटेशियम डाइक्रोमेट N/20 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इनिशियल रीडिंग 0 से स्टार्ट किया, फाइनल जो आएगी इसको माइनस कर देंगे। तो फाइनल माइनस इनिशियल तो डिफरेंस आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ N/20 पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज्ड, कितना हमने यूज किया ये V2 हो जाएगा। इसी से 3 बार करेंगे। दो रीडिंग जो हमारी आएगी ये
सेम होनी चाहिए या कंकॉर्डेंट होनी चाहिए, उसमें से एक रीडिंग ले लेंगे, वो हो जाएगी V2। तो इस तरह हम V1 और V2 निकाल लेंगे। उसके बाद फिर कैलकुलेशन द्वारा जो है स्ट्रेंथ निकाल लेंगे आपकी फेरस अमोनियम सल्फेट। तो इस तरह भी हम आपके सामने परफॉर्म करके दिखाएंगे, आप लोग देखिए। आइए आज जो हम लोग फेरस अमोनियम सल्फेट की स्ट्रेंथ निकालेंगे। इसके लिए जो ऑपरेटर्स चाहिए हमें ब्यूरेट स्टैंड, ये फनल है और ये कोनिकल फ्लास्क है और ये बीकर है। तो सारे ऑपरेटर्स जो है हमारे डिस्टिल वाटर से साफ़ होने चाहिए। साफ़ करने के बाद हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है पोटेशियम डाइक्रोमेट, देख रहे हैं ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है हमने बीकर में निकाल लिया है। और इसको फनेल की सहायता से ब्यूरेट में हम भर लेंगे। ये ब्यूरेट में हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट भर लिया। आराम से धीरे धीरे भरेंगे, ज़ीरो से थोड़ा ऊपर ले लेंगे। इसको बाद में फिर हम ज़ीरो पे लाएंगे और इस पर जो है हम ज़ीरो पे ले आए। ठीक है, आपका ब्यूरेट में क्या आ गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब हमें चाहिए फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन। ये हमारा वाटर सैंपल के रूप में फेरस अमोनियम सल्फेट सल है। अब इसको जो है हम 10 ml पीपेट आउट कर लेंगे। देख रहे हैं ये जो है फेरस अमोनियम सल्फेट, इसको हम पीपेट की सहायता से, ये हमारा पीपेट है 10 ml का, देख रहे हैं ना, ये पीपेट पंप है। इस 10 ml जो है हम पीपेट आउट करेंगे पीपेट की सहायता से। ये हमने जो है इस पर एक मार्क पड़ा हुआ है, देख रहे हैं, मार्क तक भरेंगे इसमें। इस तरह फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन जो है हमारा, ये हमने मार्क तक ले लिया। ठीक है, ये मार्क तक आ गया है और इसको हमने कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। देख रहे हैं ना, धीरे धीरे जो है कोनिकल फ्लास्क में जा रहा है। इस पर जो है कोनिकल फ्लास्क में पूरा जो है फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको 10 ml मिलाएंगे। ये मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है, इसमें स्केल बनी हुई है। 10 ml जो इससे नाप लेंगे। टेन ml नाप लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें मिला दिया। ठीक है, अब क्या मिलाएंगे, हमें इंडिकेटर मिलाना है एन-फेनिल एल्सानिक एसिड। देख रहे हैं ना, एन-फेनिल एल्सानिक एसिड, इसकी लगभग 2 बूंद जो है इसमें मिलाएंगे। दो बूंद मिलाया इंडिकेटर एन-फेनिल एल्सानिक एसिड। अब इसको क्या करेंगे, टाइट्रेट कराएंगे इससे। जैसे ही हमारे पर्पल कलर आएगा वैसे इसको रोक देंगे, वही हमारा एंड पॉइंट होगा। फिर आ रहे हैं, ये धीरे धीरे शेक करते रहेंगे। नज़र हमारी कोनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए कि जैसे ही बैगनी कलर आए या पर्पल कलर आए वैसे हम इसको रोक देंगे। और ये लगभग पर्पल कलर आ गया है, इसको मैंने रोक दिया। देख रहे हैं, ये पर्पल कलर आ गया है, बैगनी कलर, इसको मैंने रोक दिया। इसकी हम रेटिंग पढ़ लेंगे। इसी तरह इसको हम फेंक देंगे। फेंकने के बाद एक बार टैप वाटर से साफ कर लिया, फिर डिस्टिल वाटर है हमारे पास, डिस्टिल वाटर से साफ किया। साफ करने के बाद दोबारा फिर उसी तरह हम ये फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन देंगे। ये हमने 10 ml नापा, पीपेट की सहायता से। देख रही है, ये हमारे पास 10 ml फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन आ गया। देख रही है, और इसको हमने कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। ये कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है,
आ गया। और अब जो है इसमें मिलाएंगे H2SO4 10 ml, 10 ml H2SO4 मिलाया। ये हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 है, 10 ml मिलाया हमने, नाप लिया मेजरिंग सिलेंडर से। और ये मिला दिया H2SO4। अब इसमें हम मिलाएंगे एनफेनिल एल्फानिलिक एसिड। देख रही है, इसकी लगभग 2 बूंद हमको मिलाना है। 2 बूंद मिलाया। अब इसको क्या करेंगे, इसकी इनिशियल रीडिंग हमने पढ़ ली। इनिशियल रीडिंग के बाद अब इसको फिर हम उसी तरह एक एक ड्रॉप गिराएंगे, और जैसे ही हमारा पर्पल कलर या बैगनी कलर आएगा इसे हम रोक देंगे। एक ड्रॉप गिराना है हमको, और इसको शेक करते रहेंगे, और लगभग ये हमारा पर्पल कलर आ गया है और ये रोक दिया। देख रहे हैं, पर्पल कलर आ गया है, इसको रोक दिया है, और इसकी हम रीडिंग पढ़ लेंगे। ठीक है, इसी तरह फिर इसको फेंक देंगे। तीसरी बार फिर करेंगे, 3 बार करेंगे लगभग, और उसमें से जो रीडिंग हमारी 2 सेम होगी उसी को हम ले लेंगे। इस तरह हमने फिर दोबारा किया। इसमें 10 ml आपका फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क में ये धीरे धीरे आपका कॉनिकल फ्लास्क में फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन आ गया। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, 10 ml H2SO4 मिलाएंगे। 10 ml हमने H2SO4 मिलाया, और ये आपका इंडिकेटर है, 2 बूंद 2 ड्रॉप्स हमने इंडिकेटर डाला। एनफेनिल एल्फानिलिक एसिड, 1 ये 2 बूंद जो है इसमें एनफेनिल एल्फानिलिक एसिड डाल दिया, और इसको हम फिर उसी तरह इसकी इनिशियल रीडिंग पढ़ लिया, और एक एक ड्रॉप गिराएंगे। एक एक ड्रॉप गिराएंगे और इसको शेक करते रहेंगे। नज़र हमारी कॉनिकल फ्लास्क पे होनी चाहिए कि जैसे इसका कलर पर्पल कलर या ब्लू कलर आ जाए, सॉरी पर्पल कलर या बैगनी कलर आए, हम इसको रोक देंगे। और ये लगभग पर्पल कलर आ गया है। ठीक है, और इसकी हम रीडिंग पढ़, देखिए बैगनी कलर आ गया है, इसकी रीडिंग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह रीडिंग पढ़ करके 3 रीडिंग हमने ले ली है, और अब हम कैलकुलेशन द्वारा इसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग जो है कैलकुलेशन करेंगे। अभी परफॉर्म करने के बाद जो हमने रीडिंग ली है, ये हमारी जो है, हमने देखिए 3 बार जो है 10 ml जो है फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन लिया है। तो एक पहली बार जब लिया था तो इनिशियल रीडिंग हमारी 0 थी, फाइनल रीडिंग जो आई थी 1.4, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस आया 1.4। ठीक है, तो ये हमने N/20 पोटेशियम डाइक्रोमेट 1.4 ml यूज़ किया। ठीक है, जब दोबारा रीडिंग ली तो जो फाइनल रीडिंग थी पहली बार, वो सेकेंड बार में वो इनिशियल रीडिंग जाएगी, और फाइनल रीडिंग हमारी आई थी 2.8। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस आया 1.4, तो हमने इतना पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ किया। दोबारा जब हमने लिया तो 2.8 फाइनल इनिशियल हो जाएगी, और इनिशियल और फाइनल आई थी 4.3, तो 4.3 में से इनिशियल घटा दिया 2.8, तो आया डिफरेंस 1.5। तो इस तरह हमने देखा कि हमारी 2 रीडिंग कंकॉर्डेंट है, सेम है, तो V2 जो हो जाएगी 1.4। तो में से एक ले लिया, हमने V1 निकाल लिया, V1 हमारा 10 ml है और V2 हमारा 1.4। तो इस तरह हमने V1 V2 निकाल लिया। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए हमने जो है एक तरफ फेरस अमोनियम सल्फेट ले लिया और दूसरी तरफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, 2 सोल्यूशन के बीच में हो रहा है।
ठीक है, इसको N1V1 मान लिया, इसको N2V2। तो हमारा था लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या है, N1V1 इक्वल टू N2V2। N1 क्या है निकालना है, V1 क्या है 10 ml, फेरस अमोनियम सल्फेट लिया था 10 ml लिया, और N2 क्या है N/20 पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किया है, और V2 क्या है 1.4 रख दिया हमने वैल्यू। उसके बाद हमने N1 निकाल लिया, तो N1 इक्वल टू क्या 1.4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 20। ये हमारी नॉर्मेलिटी आ गई। अब क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी हमने निकाली ली है, नॉर्मेलिटी रख दिया, और इक्विवेलेंट वेट है 392.14। ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट का होता है। इससे गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद हमारा आया 2.745 ग्राम पर लीटर। ये हमने स्ट्रेंथ निकाली फेरस अमोनियम सल्फेट। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया हमारा द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन इज 2.745 ग्राम पर लीटर। तो इस तरह हमने जो है स्ट्रेंथ निकाल ली फेरस अमोनियम सल्फेट की, और ये हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। प्रिकॉशंस हमारे वही रहेंगे, ये ऑल द ग्लास ऑपरेटर शुड बी क्लीन प्रॉपर्ली विद डिस्टिल्ड वाटर, देयर शुड बी नो एयर बबल इन द burette pipette, and funnel should be removed from burette before measuring the end point. So thank you so much.